नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया जहां में। पाकिस्तान में एक इकोनॉमी है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो वहाँ के भिखारी संभालते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भिखारियों का कितना बड़ा रोल हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। लेकिन हाल के दिनों में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के देशों ने पाकिस्तान की सरकार को हड़काया था इस मुद्दे को लेकर कि सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान अपने यहाँ से जो लेबर भेजता है जीसीसी के देशों में, उन्हें पहली बात तो तमीज़ सिखाए। दूसरा, पाकिस्तान इस चीज़ को समझ ले कि वो अपने देश से भिखारियों का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता जीसीसी देशों में। तो इसको ऊपर दुनिया भर के आर्टिकल छपे थे। और अगर मैं आपको उसको बेसिक से समझाऊँ तो हम शुरुआत करते हैं जीसीसी कौन कौन से देश हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, और हम भारत से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में सभी देश जीसीसी का हिस्सा नहीं है। इसमें अगर आप सिर्फ अरेबियन पेनिनसुला में देखो तो अगर हम सिर्फ अभी यमन को छोड़ दें तो इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी देश जीसीसी का हिस्सा है। तो इन सभी देशों ने पाकिस्तान को समझाया था कि आप अपने देश से भिखारियों का एक्सपोर्ट मत करो। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा बन कैसे गया, इसकी शुरुआत अगर मैं आपको समझाऊं कि हुई कैसे, तो इसको समझने से पहले हमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इंटरनली भिखारी कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। अब आपको तो थोड़ा ये अजीब सा बड़ा लाफिंग सा लग रहा होगा, लेकिन एक असलियत ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसको संभालने में वहाँ के भिखारियों को बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान की हाल फिलहाल में जो आबादी 2024 में वो 23 करोड़ के आसपास है, और इस 23 करोड़ की आबादी में लगभग 3.8 करोड़ जो लोग हैं वहाँ वो भीख मांगने में शामिल है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान का हर छठा आदमी भीख मांगने की इंडस्ट्री में शामिल है। और जितने भिखारी वहाँ पर हैं, 3.8 करोड़ जो भिखारी हैं, वो डेली लगभग 850 रुपये दिन का कमा लेते हैं। और जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कोई ज़्यादा बड़े शहर नहीं है पहली बात तो, और ना बहुत छोटी छोटी इकोनॉमीज ना इतनी रन करती। कुछ शहर हैं, बड़े शहर हैं जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पर इन भिखारियों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज कंपनियां रन भी कर रही हैं एक्चुअली में। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कैपिटल जिसका नाम कराची, वहाँ पर ये भिखारी लगभग दिन का 2000 रुपये, लाहौर में 1400 रुपये और इस्लामाबाद में लगभग 950 रुपये कमा लेते हैं। और ये जो ऑफिशियल डेटा, ये ना तो मैं बता रहा हूँ ना दुनिया के किसी और न्यूज़पेपर ने बताया। ये एक्चुअली पाकिस्तान का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था डॉन, उसने 2 महीने पहले एक रिपोर्ट छापी थी, उसमें इतने डिटेल से बताया गया था। और पाकिस्तान के अगर हम इंटरनली देखें कि ये भिखारियों की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, भिखारी अपना योगदान कितना ज़्यादा दे रहे हैं पाकिस्तान के जीडीपी में, तो लगभग ये एस्टिमेट है कि $42 बिलियन ये पाकिस्तान की जीडीपी में पंप करते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी लगभग अभी $400 बिलियन के आसपास है, और इसमें से अगर हम 42 बिलियन देखें तो लगभग ये 10 से 12% जीडीपी का हिस्सा होता है। यानी कि जो भिखारी हैं वहाँ के लगभग 10 से 12% पाकिस्तान की जीडीपी को सपोर्ट करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्यों करता है इन भिखारियों का दूसरे देशों में। इसके अलावा एक पैसा जो होता है, ये तो था भीख का पैसा, इसके अलावा जो पैसा होता है वो होता है रेमिटेंस। और रेमिटेंस का पैसा होता है कि मान लीजिए कि एक इंडिया का कोई लेबरर है, कोई स्किल्ड टेक्नीशियन है, वो भारत से काम सीखा उसने और वो दूसरे देश में काम करने गया, मान लीजिए इजराइल गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, कहीं भी गया वो, तो वहाँ जाके वो काम करेगा। जब वो काम करेगा तो उसे कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा वहाँ खर्च करेगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा वो भारत में भेजेगा, अपनी फैमिली को भेज सकता है या किसी और को भेज सकता है। तो वो जो पैसा भारत में आया उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो ये दूसरे तरीके का पैसा होता है रेमिटेंस का पैसा। पहला जो पैसा है वो भीख का पैसा, दूसरा जो पैसा रेमिटेंस का पैसा है। तो रेमिटेंस का पैसा जो पाकिस्तान को 2023 में मिला था वो लगभग $32 बिलियन मिला था। अब ये भी एक एस्टिमेशन है कि इस $32 बिलियन की जो रेमिटेंस मिला था, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्टेड भिखारियों ने पाकिस्तान में वापस भेजा था। आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान दोबारा से ये जो भिखारियों की इंडस्ट्री है, पहली बात तो इसके ऊपर रिलाई क्यों करता है, दूसरा ये चाहकर भी पाकिस्तान इस भिखारियों की इंडस्ट्री को बंद क्यों नहीं कर पाता। और अगर आपको समझना हो कि ये जो इंडस्ट्री है इन भिखारियों की कितनी बड़ी है, तो आपको एस्टिमेट के लिए बताऊं कि जो पाकिस्तान का मिलिट्री बजट है लगभग वो $10 बिलियन के आसपास है, यूएस डॉलर में $10 बिलियन के आसपास है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट है, इससे लगभग 4 गुना ज़्यादा ये भिखारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में पंप करते हो। तो आप सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान क्यों इन भिखारियों को कुछ कहेगा। इसके अलावा 2 चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ, 2 शॉर्ट स्टोरी हैं कि पाकिस्तान में इन भिखारियों का कितना आतंक है। तो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट है, वहाँ से एक भिखारी को पकड़ा गया और वो भिखारी बेहोश पड़ा था। तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास नगद 16 लाख रुपए कैश में मिले थे। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पासपोर्ट मिला, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और वो उस पर स्टैंप लगे थे सऊदी वीज़ा के। यानी कि वो कई बार सऊदी अरेबिया में विजिट करने गया था सिर्फ एक ही मकसद से, भीख मांगने। इसके अलावा पाकिस्तान में एक केस आया था जिसमें एक भिखारी ने दूसरे भिखारी के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया था, जिसमें उसने पहले भिखारी ने दूसरे भिखारी पर यह आरोप लगाया कि उस दूसरे भिखारी ने
उस पहले भिखारी का स्पॉट ले लिया था एक बहुत क्राउड एरिया में। और वो जो केस था वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि वहाँ की कोर्ट को डिसमिस करना पड़ा था। बोला कि पाकिस्तान में वैसे तो भीख मांगना क्रिमिनलाइज नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो इमेज है वो ख़राब होती है। अब चाहे ना चाहे, लेकिन पाकिस्तान की जो इमेज है वो ख़राब हो तो रही है। खैर, ये मुद्दा एकदम से लाइमलाइट में क्यों आया? ये इस वजह से आया कि जैसे आपको पता होगा कि भारत में जैसे एक पार्लियामेंट है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी एक पार्लियामेंट है। जैसे भारत में एक कैबिनेट की सेक्रेटरी होती है, उसी तरह पाकिस्तान में भी कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम था सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी, और इसके जो सेक्रेटरी थे इनका नाम है डॉक्टर अरशद महमूद। अब इनसे पूछा गया, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2023 से बार बार सऊदी अरेबिया और जीसीसी के देश हैं वो पाकिस्तान को समझा रहे थे कि आप पहली चीज़ तो ये जो आप क्रिमिनल्स को या भिखारियों को हमारे देशों में भेज देते हो उनको बंद करो। तो इन अरशद महमूद से पूछा गया ऑफिशियल रिकॉर्ड में कि कितने ज़्यादा पाकिस्तान के भिखारी हैं जो दूसरे देशों में भीख मांग रहे हैं। तो अरशद ने ये बताया, डॉक्टर अरशद महमूद ने ये बताया कि हर साल लगभग 6 से 8 लाख लोग ज़ियारत के नाम पर लगभग, इसका मतलब होता है पिलग्रिमेज, यानी कि धार्मिक जो हज करने जाते हैं या यात्रा पर जाते हैं सऊदी अरेबिया में या इराक में। तो हर साल पाकिस्तान जो 6 से 8 लाख जो पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाते हैं घूमने के लिए, उसमें से सिर्फ 2 से 3 लाख लोग ही वापस आते हैं। और जो बाकी बचे लोग हैं वो वहीं पर कुछ ना कुछ करके या तो अपना जानबूझ के वीज़ा वो कैंसिल करवा लेते हैं वहाँ जाके, अपनी डेडलाइन जो उनको दी जाती है कि आपको 15 दिन के अंदर वापस आना है, उसको जानबूझ के वो एक्सटेंड करवा लेंगे, गैर कानूनी तरीके से उस देश में रुक जाएंगे। तो ये देखा गया कि 6 से 8 लाख जो लोग हैं पाकिस्तानी वो हर साल पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, और इनमें से सिर्फ 2 से 3 लाख लोग ही वापस आते हैं। इसके अलावा ये देखा गया कि जितने ये 6 से 8 लाख लोग पाकिस्तानी हर साल एनुअली जो जाते हैं, इसमें से 96% जो लोग हैं वो जीसीसी के देशों में जाते हैं। अब जीसीसी के देशों में वैसे तो ये धार्मिक कारणों की वजह से जाते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पर स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए भी भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जो साउथ एशिया के देश हैं वहाँ से भी जो स्किल्ड लेबर है वो जाती है वहाँ पर। तो अभी जो एस्टिमेट है सऊदी अरेबिया में लगभग 20 लाख पाकिस्तानी अभी हाल फिलहाल में रह रहे हैं, 2023 का पिछले साल का रिकॉर्ड है। और हर साल 3 से 4 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया को विजिट करते हैं हज के लिए या किसी काम के पर्पज से। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 3 से 4 लाख जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया को विजिट तो करते हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 या 2 लाख लोग ही वापस जाते हैं पाकिस्तान में। तो सऊदी अरेबिया के सामने भी ये अब सरदर्दी हो गई कि धीरे धीरे जो डेमोग्राफी है पाकिस्तान के लोगों की वो लगातार सऊदी अरेबिया में बढ़ रही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सरकार को ये समझाया कि सुनो, हमारे यहाँ जितने भी बंदे भीख मांगते हैं, सऊदी अरेबिया में जितने बंदे भीख मांगते हैं, उसमें से 90% जो भिखारी हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से हैं। तो ये सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी सरदर्द की बात है कि एक देश से इतने ज़्यादा भिखारी आ क्यों रहे। और इसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो बड़ी मजबूत है, और वहाँ से जो भीख मिलती है वो जो भिखारी हैं वो अपने देश में, पाकिस्तान में भेजते हैं अपने परिवारों को। और ये जो भिखारियों की इंडस्ट्री है ये हज के महीने में और ज़्यादा बढ़ जाती है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि उस समय दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं सऊदी अरेबिया में और पिलग्रिमेज के लिए भी आते हैं काफ़ी लोग। तो इस हज के महीने में ये देखा गया कि पाकिस्तान के भिखारी जो है इनकी इंडस्ट्री एक मास लेवल पे, एक फैक्ट्री लेवल पे बढ़ जाती है। इसके अलावा यूएई और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हो रखा है जिसमें यूएई ने ये कह रखा है कि हम लगभग 1.6 मिलियन जो पाकिस्तानी उनको अलाउड करेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो 2023 का जो रिकॉर्ड है उसमें 1.8 मिलियन जो पाकिस्तानी वो यूएई में पहुंच चुके हैं। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि यूएई क्यों जाते हैं, क्योंकि यूएई की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा ये देखा गया कि यूएई में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें से 50% जो क्राइम है वो अकेले पाकिस्तानी कमिट कर रहे हैं। तो यूएई के लिए ये भी बड़ी सरदर्द है कि पहली चीज़ तो हम 1.8 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं जो लिमिट से ज़्यादा ही उनको हम लेके बैठे हुए हैं। दूसरा, जितने ही क्राइम हो रहा है उसमें अकेले पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। तो यूएई के लिए बड़ी सरदर्द की बात है। पहली चीज़, अगर उसको क्राइम हटाना होगा तो उसको सीधा कि पाकिस्तान के जितने ये लोग रह रहे हैं यूएई में इनको वहाँ से हटा दे। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरेबिया, मलेशिया और इराक के सामने ये बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा मास स्केल पर ही पाकिस्तानी वहाँ पहुँचते हैं और ये जानबूझकर इन देशों में अपना वीज़ा कैंसिल करवा लेते हैं। पहले 15 दिन के लिए जाते हैं, वहाँ जाके बोल देते हैं कि हम यहाँ इस देश से नहीं जाएंगे। तो इस कारण इन देशों की जो पुलिस होती है, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और इराक की, इनको यहाँ की गिरफ्तारियां करनी पड़ती हैं पाकिस्तानियों की। आपको लग रहा हो कि ठीक है, एक टाइम के लिए सऊदी अरेबिया का समझ में आता है कि अमीर मुल्क है, मलेशिया का समझ में आता है, लेकिन इराक में क्या करने जाते हैं दोस्तों? जैसे आपको पता होगा कि पिछले 10-12 सालों से
जो इराक में तबाही मच रही थी ISIS या आतंकवाद की वजह से, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया था। अब वहाँ पर जो है बहुत चीप लेबर की ज़रूरत है, तो ये जो चीप लेबर है ज़्यादातर पाकिस्तान के देश से जाती है। तो इसमें ये जो इराक है, इसमें इराक के लिए जो मजबूरी वो ये है कि पहली चीज़ बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी जो है या इंडिया के जो है वो रेडी नहीं होते इराक में जाने के लिए। तो इराक के लिए मजबूरी भी है कि वो पाकिस्तान के लोगों को बुलवाता है ताकि वहाँ पर जो चीप लेबर है उसकी हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। लेकिन इराक के लिए सरदर्द भी हो गया है कि धीरे धीरे ये जो पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स हैं ये लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं। खैर, जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बीच होता क्या है कि हर साल वहाँ पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो लगभग देखा गया है रिकॉर्ड में कि 7.5 लाख जो एजुकेटेड यंग है पाकिस्तानी, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए दुनिया भर के देशों में, मेनली GCC के देशों में जाते हैं। और ये जो आउटफ्लो है लगभग 1/3 ऑफ न्यू जॉब सीकर्स है, यानी कि हर साल पाकिस्तान में लगभग 24 लाख के आसपास 20 से 24 लाख जो यंग पाकिस्तानी है वो एम्प्लॉयमेंट उनको चाहिए होती है। लेकिन इसमें जो 7.5 लाख लोग हैं वो डायरेक्टली इन GCC देशों में जाना चाहते हैं जॉब की तलाश में। और इसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तानियों का पहुंचता है किसी GCC देश में वो है कुवैत। कुवैत ने ये बोला कि पहली बात तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पर काम करने आए, हम उन्हें काम देंगे। लेकिन कुवैत ने ये कंसर्न दिखाया कि वहाँ की जो नर्सें आती हैं उनको कोई काम करने के लिए बोला जाए तो पहली चीज़ तो वो टाल देती हैं। दूसरा, इनको 6 महीने की हम कुवैत में जैसी ट्रेनिंग देती हैं, इन नर्सों की सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये किसी ना किसी यूरोपियन मुल्क में जाके सेटल हो जाती हैं। तो कुवैत के लिए बड़ी सरदर्द की बात है कि पैसा हम खर्च करते हैं इनकी ट्रेनिंग पर, इनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं। और दूसरा, ये नर्स जो हैं ये अपना काम भी फॉलो नहीं कर पाती उस तरह जिस तरह से जनरल ड्यूटी इनको दी जाती है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी वर्कर GCC के देशों में पहुंचते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनके अंदर सोशल और मोरल एथिक्स जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। और ये इशू GCC ने इतनी बार पाकिस्तान के सामने उठाया है कि कई दफ़ा देखा गया कि पाकिस्तान के जो माइग्रेंट वर्कर जो इन देशों में पहुंचते हैं वो कहीं भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे औरतों की पब्लिक में जा रहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। लेकिन अरब देशों में ये बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है उन देशों के लिए कि वहाँ पर खुलेआम ये जो पाकिस्तानी है ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे वहाँ की महिलाओं की। अब इसके रिजल्ट में पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियली मानना पड़ा कि वहाँ की जो लेबर बड़ी बदतमीज़ किस्म की है। और पाकिस्तान की सरकार ने ये बोला कि हमारी जो स्किल्ड लेबर इन GCC के देशों में जाती है, हम पहली चीज़ तो इन्हें मोरल और सोशल एथिक्स सिखाएंगे। और दूसरा, जो ये जो नर्सें कुवैत में, कतर में, सऊदी अरेबिया में जाती हैं जो काम करने से मना कर देती, इसकी भी हम स्पेशल क्लासेस दिलाएंगे। खैर, पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जानबूझ के क्रिमिनल्स को या भिखारियों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है, तो उसको भी सिर्फ ऐसा नॉमिनल दिखाने के लिए कि हाँ पाकिस्तान की सरकार ने इसके ऊपर लगाम लगाई है। पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने पहले 2000 भिखारियों का जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया था। और ये बोला कि जिन लोगों ने ये पासपोर्ट बनाने में मदद करी है, क्योंकि वो तो ऑफिशियली तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने मदद करी थी, नहीं तो इतने ज़्यादा भिखारी एक्सपोर्ट कैसे हो सकते थे। तो ये जो भिखारी इनके सबसे पहले पाकिस्तान ने पासपोर्ट है वो कैंसिल करे। तो GCC के देशों ने ये बोला कि हमें कैसे भी करके पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स आते हैं या जो लेबर आती है इसका हमें ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। तो इस ऑल्टरनेशन में अब अपॉर्चुनिटी आई है बांग्लादेशियों के पास, इंडिया की गवर्नमेंट के पास और अफ्रीकन लेबर के पास। अब आपको लग रहा हो कि इसमें अफ्रीकन लेबर कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, जैसे जिस तरह से भारत की जो सिचुएशन थी 1970-80 तक कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो चीप लेबर भी थी, अफ्रीका में भी अभी वही सिचुएशन है। क्योंकि GCC के देश चाहते हैं कि वहाँ पर चीप लेबर आए, क्योंकि अब इंडिया की और बांग्लादेश की जो लेबर है वो नो डाउट अच्छी है, स्किल्ड है, लेकिन अब अफ्रीकन लेबर के सामने थोड़ी सी महंगी है। तो भारत सरकार के सामने बस अभी ये चैलेंज है कि कैसे भी करके हमें जो स्किल्ड लेबर का मार्केट है, ये लेबर मार्केट जो है GCC के देशों में, उसको ग्रैब करना है, क्योंकि इससे डायरेक्टली भारत को जो रेमिटेंस मिलता है, क्योंकि पिछले साल जितना मुझे ध्यान है वो 100 बिलियन के ऊपर का रेमिटेंस आया था। भारत के पास भीख का पैसा नहीं आता। पहली चीज़ तो आप ये हमेशा अपने जहन में याद रखें कि भारत को जो पैसा मिलता है वो रेमिटेंस में पैसा मिलता है, और ये रेमिटेंस में पैसा 100 बिलियन के पार है। तो एक ह्यूज इंडस्ट्री और एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के सामने कि वो इस पूरे जो पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर से जो वैक्यूम बना है इस स्पेस को हम फिल कर सकें। ये था इस वीडियो का अंत। और आप सभी के लिए एक सवाल है कि GCC की तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OPEC। आपको बताने की पहली चीज़, OPEC में कितने देश शामिल हैं और इस OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये था इस वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।